নমস্কার, দেখছেন হেডলাইন্স ত্রিপুরা ন্যাশনাল। আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি সুতপা। আমাদের যে বিশেষ আলোচনা নিয়ে আজ আমরা আপনাদের সঙ্গে রয়েছি, সেই আলোচনার আজ একেবারে অন্তিম পর্ব তথা চতুর্থ দিন। আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় বিএসএফ তাদের কর্তব্য কিভাবে করে বা তাদের যে চ্যালেঞ্জেসগুলি থাকে সেগুলি তারা কিভাবে কর্তব্যের সহিত তারা পালন করে, এই বিষয়গুলি নিয়ে। আপনারা জানেন আমাদের এই বিশেষ প্রয়াস বিএসএফ এর রাইজিং ডেকে সামনে রেখেই, এবং আমরা চাই আমাদের প্রতিটি দর্শক, আপনারা যেমন জানতে চান যে সীমান্তে আমাদের গর্বের সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী ঠিক কি করে কাজ করে বা তাদের কাজের সূচনাটা কি করে হয়েছিল, তাদের দায়িত্ব কর্তব্যগুলো কি, সেগুলি জানতে, তার জন্যই কিন্তু আমাদের এই বিশেষ আয়োজন। এবং আমাদের সঙ্গে আজ বিশেষ আলোচনায় স্টুডিওতে রয়েছেন বিএসএফ এর 120 নম্বর ব্যাটালিয়নের कमांडेंट रत्नेश कुमार। रत्नेश सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। पहले जो आपसे जानना चाहती हूँ कि बीएसएफ के बारे में हम लोग जब भी सोचते हैं, हम लोगों की ऐसे इमेजिनेशन पर आते हैं एक बॉर्डर होगा, फेंसिंग होगा, लेकिन इससे आगे भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो पहले आपसे जानना चाहती हूँ कि बीएसएफ की स्थापना कब हुई और कैसे हुई? जी देखिए, 1 दिसंबर 1965 से पहले भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ जो उसकी जिम्मेदारी, उसके देखभाल की, सुरक्षा की जिम्मेदारी जो सीमावर्ती राज्य थे उनके पुलिस के पास में थी। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसमें ये लगा कि सीमावर्ती राज्यों की पुलिस पूरी तरह से ट्रेंड नहीं है, कुछ कोऑर्डिनेशन की कमी भी थी। इन सब कमियों को महसूस करते हुए एक परिकल्पना हुई कि एक ऐसा बल हो जो कि जिसकी ट्रेनिंग, प्रशिक्षण इस तरह का हो कि शांति में भी और युद्ध में भी वो काम कर सके। भारत पाकिस्तान के सीमा के ऊपर जिनका यूनिफाइड कमांड हो। तो इन सब परिकल्पनाओं के आधार पर 1 दिसंबर 1965 को भारत की सीमा की सुरक्षा के लिए सीमा सुरक्षा बल अस्तित्व में आई। शुरुआत में यह बल 25 वाहिनियों के साथ अस्तित्व में आई और इस बल को कुल 6386 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जिम्मेदारी और 237 किलोमीटर नियंत्रण रेखा, भारत पाकिस्तान के ऊपर नियंत्रण रेखा की जिम्मेदारी दी गई। ये बीएसएफ का अस्तित्व में आने का। बिल्कुल। और हम लोग जैसे जानते हैं कि बीएसएफ बस हमारे फेंसिंग पर ही ड्यूटी नहीं करते, उन लोगों के बहुत सारे जिम्मेदारियां भी होते हैं और वो बेखूबी इन सभी को निभाते हैं। तो उनका रोल और टास्क लेके अगर आप कुछ बताएं तो। जी देखिए, जैसे मैंने बताया कि एक विशेष परिकल्पना के आधार पे बीएसएफ को रेज किया गया, बीएसएफ की स्थापना हुई, तो जाहिर है रोल और टास्क भी कुछ विशेष होंगे, अलग अलग होंगे। क्योंकि हम सीमा सुरक्षा बल को युद्ध और शांति दोनों के लिए तैयार रहने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। तो हमारे शांति के समय में हमारी भूमिका अलग है, युद्ध के समय की भूमिका अलग है। तो शांति के समय में जब हम सीमा के ऊपर तैनात रहते हैं, हमारा प्राइमरी रोल है सीमा की सुरक्षा करना। तो उस समय जो हमारे सामने जो उद्देश्य एक रहता है वो है कि सीमा की पवित्रता को बनाए रखना, सैंक्टिटी को मेंटेन करके रखना, टू मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ बॉर्डर। इसके लिए हम जो हमारे पास हमको जो टास्क दिए हुए हैं वो है सीमा पर रहने वाले लोगों के दिल में सुरक्षा की भावना पैदा करना है अपने अलग अलग तरह के कार्यों से। उसके अलावा सीमा पार से होने वाले अपराधों को और अवैध घुसपैठ को रोकना है हमारी जिम्मेदारी। तीसरी हमारी जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है सीमा पर होने वाले तस्करी को और अन्य प्रकार के सीमा पर होने वाले अपराधों को रोकना है। ये तो हमारा रोल हो गया सीमा पर जब हम तैनात रहते हैं। इसके अलावा चूंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, विभिन्नताओं वाला देश है, तो जाहिर है हर समय राष्ट्रीय परिस्थितियां बदलती रहती होंगी, बदलती रहती हैं, जिसके लिए सीमा सुरक्षा बल को तैनात किया जाता है। उसमें महत्वपूर्ण है आंतरिक सुरक्षा, जो इलेक्शन ड्यूटी हुआ या कहीं कोई उपद्रव हो गया, कुछ ऐसी घटना हो गई जिसमें कानून व्यवस्था मेंटेन करना है, तो उसमें सीमा सुरक्षा बल को तैनात किया जाता है और वहाँ पे स्थानीय पुलिस को कानून व्यवस्था मदद करने में बीएसएफ महत्वपूर्ण योगदान निभाती है।
उसके नेक्स्ट हमारा जो रोल आता, टास्क आता है, वो है उग्रवाद और आतंकवाद से निपटना। जी। इसके लिए भी सीमा सुरक्षा बल की तैनाती होती है, जिसका ज्वलंत उदाहरण है पंजाब की मिलिटेंसी। सीमा सुरक्षा बल ने उसमें पंजाब में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। JNK की मिलिटेंसी में भी बहुत योगदान रहा है। अभी फिलहाल जो एंटी नक्सल इलाके ऑपरेशन चल रहे हैं, एंटी नक्सल क्षेत्र, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं हमारे भारत देश में, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के इलाके में, वहाँ भी हमारी तैनाती है और वहाँ हम जो हमको ड्यूटी टास्क दिया हुआ है हम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है हमारे साथ, वो है आपदा प्रबंधन का। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन में भी सीमा सुरक्षा बल की तैनाती की जाती है। हमारी 3 बटालियन इसके लिए स्पेशली तैयार की हुई है और डिजास्टर रिस्पांस के लिए उनको रखा हुआ है। जब भी कहीं भी कोई आपदा आता है, हमारी सीमा सुरक्षा बल की भी बटालियंस वहाँ जाती है। ये तो हो गए हमारे पीस टाइम में का, और उसके अलावा भी छोटे मोटे और टास्क हैं, बट ये महत्वपूर्ण टास्क है हमारे। वॉर टाइम में हमारा रोल वहाँ भी होता है भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, और वहाँ पे हम फिर आर्मी के साथ मिलकर के सक्रिय रूप से हम योगदान देते हैं। इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है 1971 की लड़ाई। 1965 के रेजिंग के बाद 1971 की लड़ाई में, खास करके इस त्रिपुरा राज्य में, जहाँ से 1971 की लड़ाई का शुरुआत हुआ था, मार्च 1971 से, तो BSF ने उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि त्रिपुरा के 3 और बांग्लादेश की बॉर्डर है, तो ऐसे राज्य में आप लोगों का काम भी बहुत बढ़ जाता है। तो त्रिपुरा में काम करने का चैलेंजेस क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जी देखिए, त्रिपुरा राज्य 21 जनवरी 1972 को ये राज्य बना। 1971 दिसंबर 16 दिसंबर में बांग्लादेश आजाद हुआ 71 की लड़ाई के बाद। सीमा सुरक्षा बल उससे पहले से यहाँ तैनात थी, लेकिन जब त्रिपुरा राज्य बना तो इस राज्य का जो भौगोलिक मानचित्र अगर हम देखते हैं तो ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। टोटल 856 किलोमीटर की सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा की लगती है। जाहिर है, इतना लंबा सीमा रेखा है तो सीमा सुरक्षा बल की तैनाती भी ज़्यादा होगी और हमारी ड्यूटियाँ भी बढ़ेंगी। तो यहाँ पे जो हम डिप्लॉय हुए हैं, हमारी प्राइमरी रोल हमारा और टास्क वही दिया गया है कि इतने बड़े सीमा की सुरक्षा आप करें और स्टेट पुलिस को असिस्ट करें, और जो हमारे पीस टाइम के रोल हैं और टास्क हैं कि सीमा पर रहने वाले लोगों के, नागरिकों के दिल में सुरक्षा की भावना पैदा करना, सीमा पार से होने वाले अपराधों को, घुसपैठ को रोकना और तस्करी को रोकना, उसको हम यहाँ पे अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा और भी उग्रवाद वगैरह से भी निपटने के लिए हम यहाँ पे BSF रही है। और त्रिपुरा में चैलेंजेस आप लोगों को कैसे फेस करना पड़ता है? जी देखिए, यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि भौगोलिक मानचित्र अगर देखते हैं तो 856 किलोमीटर का बॉर्डर है, जिसमें 518 किलोमीटर जमीनी और समतल इलाका है और 338 किलोमीटर पहाड़ी और जंगल का इलाका है। जी, तो 318 किलोमीटर की सीमा रेखा जंगल और पहाड़ से गुजरती है। 338 किलोमीटर, 518 किलोमीटर समतल और जमीन इलाका है। तो दोनों जगह के चैलेंजेज अलग अलग हैं। जमीनी इलाके के चैलेंजेज अलग हैं। सीमा सुरक्षा बल जो वहाँ पे डिप्लॉय है, क्योंकि जमीनी इलाकों में पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ की परिस्थितियाँ, वहाँ के चुनौतियाँ अलग हैं। जंगल और पहाड़ के इलाके में पॉपुलेशन कम है, वहाँ की परिस्थितियाँ, वहाँ के जो स्थितियाँ अलग हैं। तो दोनों जगह के अलग अलग हैं। तो हम अगर इसको समतल और पहाड़ी इलाका में अलग अलग कर डिफाइन करें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, बिल्कुल सुनना चाहूंगी, क्योंकि आपके साथ बातों के साथ मैं कुछ जुड़ूंगी कि कुछ दिन पहले हम लोग गए थे वहाँ पर कवरेज करने के लिए, तो शायद शिमला बॉर्डर के आसपास हमें दिखाई दिया कि क्योंकि फिलहाल अभी डेंगू की भी बहुत रिस्क है, तो वहाँ पर जब सीमा सुरक्षा बल के जवान काम कर रहे हैं तो हेलमेट की ओर से वो लोग मस्कीटो नेट पहन के रखा था।
वहां पर रास्ता नहीं था, हम लोग पैदल चल के गए 10 किलोमीटर। वहां पर एक बड़ा सा खाई थी, उसके बीच से जैसे इलेक्ट्रिक पिलर्स होते हैं वो पिलर है, उनकी ओर से ही उन लोगों को पैदल चलना पड़ता है। तो अगर आप उसके बारे में कुछ बताएं। जी हाँ, देखिए, जो आपने बताया है ये चुनौतियां पहाड़ी इलाकों की चुनौतियां हाँ हैं। हाँ तो पहाड़ी इलाकों में जो ये त्रिपुरा क्षेत्र जो है ये ट्रॉपिकल रेन जोन में आता है। बारिश बहुत ज़्यादा यहाँ होती है, जिसके कारण पहाड़ी इलाकों में चूंकि पॉपुलेशन भी कम है और पहाड़ी इलाकों में रोड नेटवर्क का अभाव है। जो कुछ सड़कें हैं तेज बारिश के कारण वो टूट जाती हैं, क्योंकि यहाँ के जो पहाड़ हैं और जंगल हैं वो पहाड़ जो हैं वो कच्चे पहाड़ हैं, मिट्टी के पहाड़ हैं, तो लैंडस्लाइड्स होता रहता है। तो जिसके कारण जो हमारा कम्युनिकेशन है, आने जाने का साधन है, उसमें हमारे लिए वो बहुत बड़ी चुनौती है। जैसा आपने बताया, यहाँ पे सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र उच्च नमी वाला क्षेत्र है, वातावरण में अधिक बारिश होने के कारण नमी बहुत होती है, और जंगल भी काफी घने हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं यहाँ पे। तो जंगल में जहरीले सांप, लीचेज के अलावा जो डेडली मलेरिया है वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। यहाँ पे हमारे जवान जब ड्यूटी में जाते हैं, हाथ वगैरह तो पहले हम कवर करके जाते थे, पर चेहरा कवर नहीं होता था। तो वो जो आपने देखा है वो एक मॉस्किटो का नेट बनाया गया है, ताकि जो एक सीमा प्रहरी अगर ड्यूटी कर रहा है तो पीवी और पीएफ मलेरिया से बच कर रहे। मलेरिया एक हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जब हम वहाँ पे हम डिप्लॉय होते हैं पहाड़ी इलाकों में, तो पहाड़ी इलाकों की चुनौतियाँ अगर हम देखते हैं, पहाड़ी इलाकों की चुनौतियों को पहले कवर करता हूँ, तो सड़क के अभाव के कारण वहाँ पे सबसे बड़ी परेशानी होती है हमारे लिए जो सीमा चौकी है, वहाँ पे आधारभूत संरचनाओं की। अच्छा। जितने स्ट्रक्चर्स चाहिए उतने पूरे बन नहीं पाते हैं, क्योंकि सामान ट्रांसपोर्ट उतना नहीं हो पाता है जितना हम चाहते हैं। तो बहुत सारी सीमा चौकी पे हम लोगों को कच्चे और अस्थायी स्ट्रक्चर में रहना पड़ता है। कई जगह पर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, टेलीफोन कम्युनिकेशन नहीं है। आज इलेक्ट्रिसिटी तो आज का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आज के युग का। पानी, पीने के पानी का अभाव है सीमा चौकियों पे, क्योंकि बहुत सारी सीमा चौकियों पे जो वाटर लेवल है इतना नीचे है कि वहाँ बोर नहीं किया जा सकता है। तो वहाँ पे जो हमारे प्रहरी रहते हैं वो प्राकृतिक सोर्स जो हैं, स्रोत हैं, उनके ऊपर निर्भर रहते हैं। उन पानियों को हम लेके आते हैं, फिर उनको हम अपने लेवल पे फिल्टर करते हैं और फिर वो पानी हम लोग पीते हैं। बहुत बार परिस्थिति ऐसी होती है, अगर तेज बारिश हो गई या प्रदूषित हो गया जल, तो उससे भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। पहाड़ी इलाकों में जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए है, अगर कोई हमारा सीमा प्रहरी बीमार हो गया या घायल हो गया, तो उसका इवैक्यूएशन हमारे लिए एक, आप कहें कि सबसे बड़ी चुनौती वही है। खास करके मलेरिया के केसेस में हमारे पास समय बहुत कम होता है जी। उसको इवैक्यूएट करना, अगर बारिश हो रही है तो सड़क माध्यम से बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि सड़कें टूट जाती हैं बारिश के समय में। फिर उसको या तो हम कंधे पे लेके चलते हैं, या किसी भी तरह जान बचानी है तो हम उसको लेके आते हैं। हवाई माध्यम से भी हम कोशिश करते हैं, लेकिन अगर बारिश हो रही है, मौसम नहीं खुला हुआ है, तो हेलीकॉप्टर भी लैंड नहीं कर सकता है। तो इवैक्यूएशन हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सड़क नहीं होने के कारण दूसरी सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए रसद और दवा वगैरह की आपूर्ति का है। छोटी छोटी सीमा चौकियों में बहुत बार रसद अगर खत्म हो गया तो हम उसको सप्लाई नहीं कर पाते हैं। जो बीमार लोगों के लिए मेडिसिन का भी अभाव है। सड़क ना होने के कारण दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है कि हमारा पूरा क्षेत्र सीमा, अपने जंगल इलाके, जंगल और पहाड़ी इलाके का पूरा क्षेत्र जो है उसमें तारबंदी नहीं हो सकी है। सीमा सड़क है बनी हुई बहुत जगह पे, बट बरसात के कारण वो टूट जाती है। फिर चूंकि 6 महीने तक लगातार बारिश होता है और उस समय कोई काम नहीं हो सकता है। बारिश के बाद काम शुरू किया जाता है, जब तक रिपेयर वर्क पूरा होता है तब तक अगली बारिश का मौसम आ जाता है।
काफी लंबा क्षेत्र है, 338 किलोमीटर पहाड़ी इलाका, काफी बड़ा क्षेत्र हो जाता है, जिस कारण से वहाँ अच्छा दूसरा वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, ट्राइबल पॉपुलेशन रहता है और भी कुछ है, छोटे छोटे पॉकेट्स में लोग रहते हैं। जंगल और पहाड़ के इलाके में हम लोग पूरी तरह से हर रास्ते से, हर ट्रैक से वाकिफ नहीं हो पाते हैं। मतलब कहने का है कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो हमारे से ज़्यादा जंगल से वाकिफ रहते हैं, तो ड्यूटी में, गश्त लगाने में, पेट्रोलिंग करने में भी हमारे लिए एक चुनौती रहती है। हम लिमिटेड ट्रैक से आना जाना करते हैं। इन सब परिस्थितियों के कारण जो वो इलाका है, जंगल और पहाड़ का इलाका, वो उग्रवाद और आतंकवाद के लिए एक आरामगाह बन जाता है। जो यहाँ पे मिलिटेंसी थी उसका हब भी वही इलाका होता था जहाँ से मिलिटेंसी शुरू हुआ था, और चूंकि कमोबेश स्थिति बांग्लादेश में भी वही है, तो वहाँ भी वो कैंप लगाते हैं, और उनके आने जाने पे जितना अंकुश लगना चाहिए इन सब चुनौतियों के कारण उन पूरी तरह से अंकुश लगाने में कभी कभी हमको परेशानियां होती है। तो जिसके कारण से उस पहाड़ी और जंगल के इलाके में ड्यूटी हमारे लिए सबसे कठिन है और सबसे टफ ड्यूटी हम लोग मानते हैं उस इलाके को। और जैसे कि समतल एरिया में भी बहुत सारे चुनौतियां होते रहते हैं। जी हाँ, देखिए समतल इलाके में यहाँ त्रिपुरा का अधिकतर आबादी जो समतल इलाके में रहती है, और चूंकि यहाँ की जमीन उपजाऊ है, समतल इलाके की जमीन उपजाऊ है, तो आप देखेंगे खेती करने के लिए लोग सीमा रेखा तक जाते हैं। भारत के भी लोग तारबंदी पार करके खेती करने आगे जाते हैं, बांग्लादेश वाले भी आते हैं सीमा रेखा तक। तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे सीमा रेखा तक भारत के लोग निवास भी करते हैं, जीरो लाइन तक, उधर भी जीरो लाइन तक रहते हैं, उधर तो रहते ही हैं, यहाँ के भी लोग रह रहे हैं जीरो लाइन तक। इन सब कारणों से समतल इलाके में तस्करी के अलावा भी बहुत सारे अपराध होते हैं। जैसे फसल पक जाने पर उसको अवैध रूप से सीमा पार से अपराधी आए और उन्होंने कटाई करके, अवैध रूप से कटाई करके ले जाना, गांव में आकर के, भारतीय गांव में आकर के इनके गांव हमारे नागरिकों के पशुओं की चोरी कर लेना, डकैती कर लेना। बहुत सारे पहले केसेस होते थे जिसमें अपहरण की घटनाएं हो जाती थी। तो सीमा पार से अपराधी, कोई भी अपराधी हो, इधर के हों या उधर के हों, सीमा पार से आकर के इस अपने अपराध को अंजाम देते थे। और इसके साथ भी सर मैं जुड़ना चाहती हूँ कि उस दिन जब हम सोनामुड़ा सीमांत नगर शायद उस का नाम है, सीमांतपुर, वहाँ पर गए थे, तो वहाँ पर जो फार्मर्स है वो लोग यही कह रहे थे कि जब अनफेज थे बहुत सारे जगह वहाँ पर और बीएसएफ की तैनाती नहीं हुआ था, तब वो लोग जब यहाँ के जो उन लोगों के जो जितनी भी फसल होता था इस मौसम में, जैसे फसल ज्यादा तरीके से होता है, तो वो कई बार बहुत बार ये लोग चोरी कर लेते थे। तो वो लोग भी आप लोगों को ही क्रेडिट दिया है कि बीएसएफ वहाँ पर तैनाती है, इसलिए अभी नहीं होता है। वही चीज मैं बताना चाह रहा था कि उन सब इलाकों में पहले तो ये काफी होता था। अभी भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं हमारे समतल इलाकों में जहाँ पे तारबंदी नहीं हो पाई है। बहुत सारे कारण है, जैसा मैंने बताया, पॉपुलेशन आगे में है, बहुत जगह 150 गज के भीतर किसी भी तरह का काम करने से पहले हमको बांग्लादेश से एक बार उनकी स्वीकृति लेनी पड़ती है। तो इन सब कारणों से बहुत सारे इलाकों में तारबंदी की कार्रवाई, पूरी तारबंदी का कार्य पूरा नहीं हो सका है। तो ऐसे अनफेंस्ड इलाके को जो सीमा पार के अपराधी हैं वो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, उसके मदद से वो अभी भी कुछ जगहों में इस तरह के अपराध को अंजाम देते हैं। इसके अलावा भी वहाँ पे समतल इलाकों की जो चुनौतियां हैं, मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी चुनौतियां हमारे लिए, सीमा प्रहरी के लिए जो है उस इलाकों में, वो है भारत और बांग्लादेश के नागरिकों में के बीच में नस्ली, भाषाई और सांस्कृतिक समरूपता।
समानता होने के कारण सीमा प्रहरी जो भी सीमा के ऊपर में तैनात है ड्यूटी पे, उसके लिए बहुत ही कठिन हो जाता है अवैध घुसपैठिए को पहचान करना कि वो भारत का नागरिक है या बांग्लादेश का नागरिक है। उसके अलावा जो जैसा मैंने बताया कि सीमा रेखा तक लोग रहते हैं, तो बहुत सारे इलाके में आप देखेंगे कि उनकी रिश्तेदारी, भारत के नागरिकों की रिश्तेदारी बांग्लादेश में भी है। कुछ इलाकों में तो एक भाई बांग्लादेश में है, एक भाई इंडिया में है। ऐसी भी परिस्थितियां बख्शनगर बीओपी में भी इसके आसपास भी एक जगह है, एक ही घर में दो भाई, पिलर की इस साइड और इस साइड। जी हाँ, बक्सानगर हो गया, मोती नगर हो गया, इन सब इलाकों में है, दो भाई है, एक बांग्लादेश में है, एक इंडिया में है। सीमा रेखा जो है घर के बीच से गुजर रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में वहां पे सीमा प्रबंधन एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। तो ये हमारे लिए समतल इलाकों में जो है ड्यूटी के दौरान ये सब चुनौतियां हैं। इसके अलावा जैसा मैंने बताया, ट्रॉपिकल रेन जोन है ये, और ये समतल भूभाग, निचला भूभाग है, तो यहाँ पे फ्लड और बारिश के दौरान फ्लड आ जाता है। तो फ्लड भी हमारे लिए एक चुनौती है, क्योंकि सारे रास्ते जो क्रॉस कंट्री रूट जिसको हम बोलते हैं वो बंद हो जाते हैं, नदी तालाब पानी से लबालब हो जाते हैं। तो उस समय हमारे लिए एक चुनौती हो जाता है सीमा प्रबंधन। ज़्यादा बारिश होने के कारण फॉग ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण विजिबिलिटी लगभग नील हो जाती है। जनवरी से शुरू हो जाएगा ये, तो वो भी एक हमारे लिए चुनौती है। अधिक नमी के कारण स्वेटिंग ज़्यादा होता है, जिसके कारण ड्यूटी में खड़े खड़े लोगों को स्वेटिंग होता है, उससे डिहाइड्रेशन और स्किन डिजीज वगैरह बढ़ते हैं। तो ये सीमा प्रहरी के लिए यहाँ पे जो है ये बहुत बड़ी चुनौती है, और हम इसको फेस कर रहे हैं। बिल्कुल, और आपने जैसे बताया कि बहुत सारी चुनौती होता है और उसको लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं हम लोगों की सीमा सुरक्षा बल के हर एक वो वीर जवान, और उन लोगों को हम हेडलाइंस त्रिपुरा की ओर से नमन करते हैं। और सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कीमती वक्त निकाल के आपने बहुत सारी जानकारी हम लोगों को दिया है जो हम लोगों को नहीं पता था। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। जय हिंद। একেবারে যে বিষয়গুলো আমরা জানলাম যে সীমা সুরক্ষায় যারা থাকেন, সীমা সুরক্ষা বাহিনী, তাদের মধ্যে কিন্তু সেই কাঁটাতার এবং কাঁটাতারের এপারে তারা ডিউটি করবেন এমনটা না। এমন অনেক জায়গা রয়েছে যা নিয়ে আমরা আপনাদের সামনে প্রতিবেদনও তুলে ধরতে চলেছি, এবং সেটার জন্য আপনারা অবশ্যই সঙ্গে থাকুন। যে এমন অনেকগুলো জায়গা রয়েছে একই বাড়ির মাঝখান দিয়ে যখন সীমান্ত যায়, তখন সেই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে কতটা তাদের পক্ষে কাজটা চ্যালেঞ্জিং হয়ে ওঠে সেটা সহজে অনুমেয়। চলুন আমরা প্রত্যেকেই, তাদের প্রত্যেককে আমরা আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাই, আমাদের স্যালিউট জানাই, যারা আমাদের সুরক্ষায় রাখার জন্য দিনরাত এক করে তারা আমাদের জন্য সীমান্তে দাঁড়িয়ে কাজ করছেন। আমাদের আজকের এই ধারাবাহিক যে অনুষ্ঠান আপনারা দেখছেন 4 দিন ধরে, আজকে একেবারে অন্তিম পর্ব, এবং আপনারা সঙ্গে ছিলেন। আমরা প্রত্যেকে মিলে জেনেছি অনেক কিছু বিএসএফ এর সম্পর্কে যা আমরা জানতাম না, এবং আরো অনেক অনেক শ্রদ্ধা আমাদের কিন্তু নিঃসন্দেহে বেড়ে গেল তাঁদের প্রতি। ভালো থাকুক তাঁরা, তবেই তো সুরক্ষায় থাকবো আমরা। সঙ্গে থাকুন আপনারা। নমস্কার।